तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे भारत के बहुत सी धार्मिक ग्रंथों में असुरों और भूतों का इस धरती पर होने का जिक्र मिलता है। अगर भगवान है तो शैतान भी है कई बार, और शहरों में इनके होने का समय समय पर दावा भी किया गया है। आप लोग श्राप में यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनने के बाद यकीन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रायपुर, इस गांव के किनारे बहुत ही पुरानी छोटी सी नहर थी जिसकी खुदाई और साफ सफाई का काम चला था कि तभी खुदाई कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हम सब लोग जैसे उन मजदूरों के पास पहुंचे तो हमें उस नहर में बहुत ही पुराने जमाने का पीतल का घड़ा दिखा, जिसे देखते हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि वो कोई मामूली घड़ा नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के लिए जीता जागता मौत का संदेशा था। और जैसे उस घड़े को निकालने के लिए मजदूरों ने उस घड़े के पास खुदाई की कि तभी अचानक एक काले सांप ने उस मजदूर के पैर पर काट लिया, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उस मजदूर की तड़पते तड़पते मौत हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक श्रापित कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी में घटित हुई एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना आज से तकरीबन 12 साल पहले घटित हुई थी। मैं उस वक्त अपने गांव रायपुर में, जहां भी छोटा मोटा काम हुआ करता था, जैसे कि सड़क बनवाना, किसी नहर की खुदाई करवा के चौड़ा करवाना, ये सब काम मेरे ही देखरेख में होता था। काम के सिलसिले में मैं एक दिन दूर गया हुआ था और वहां से मुझे अपने गांव लौटते वक्त मुझे थोड़ी देरी हो गई थी। मैं अपने बाइक पर सवार मग्न गाना गुनगुनाते हुए अपने गांव की ओर बढ़ जा रहा था। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वो खेतों के बीच से बना हुआ एक अच्छा सा रास्ता था जिसके चारों तरफ खेती खेत थे। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं गांव के किनारे तक पहुंच गया था कि तभी एकदम से मेरी नजर गांव के किनारे एक बगीचे में पड़ी। तो मैंने जो देखा उसे देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बगीचे में मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखी। मैं सहम सा गया कि इतनी रात के उस बगीचे में ये औरत है कौन। तभी मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और मैं जब अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ रो रही थी। मैंने अपनी माँ को रोता देख मैंने कहा, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, गाँव में हल्ला हो गया है कि किसी की मोटरसाइकिल से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। गाँव के कुछ लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे। तभी मैंने अपनी माँ से कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, देखो मुझे क्या होगा, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। मैंने माँ को दिलासा दिया और जैसे मैं गांव में कुछ पता करने के लिए निकला कि आखिर बात क्या है, तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम भी रमेश था, उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरे घर में मेरी माँ अकेली रहती थी। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मुझे लेकर मेरी माँ हमेशा बहुत ही चिंतित रहती क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं था। मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए लड़की देख रखी थी। उन्होंने उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो मैंने कहा, आपको जो ठीक लगे माँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तभी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शादी का दिन रख दिया था जो कि 6 महीने की बात की थी। मैं खाना वाना खाकर सोने चला गया और अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने एक ऐसा सपना देख लिया जिससे मेरी एक चीख के साथ नींद टूट गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। उस रात में बड़ी मुश्किल से सोया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे घर के बाहर प्रधान और कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे गांव के किनारे से होकर एक पुरानी नहर गुजरती है, उसे खुदाई और साफ सफाई कराने का ऑर्डर आया था। मैंने उनसे ठीक है बोलकर हाँ बोल दिया और सुबह के तकरीबन 9 बजे हम कुछ मजदूरों के साथ उस नहर की साफ सफाई कराने निकल पड़े। काफी सालों से उस नहर की सफाई ना होने के कारण उस नहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई थी। मैं गांव के प्रधान और बाकी के कुछ लोग हम आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। उन्हीं में से एक मजदूर हमारे पास दौड़ता हुआ आया और हमें चलकर देखने के लिए कहा। और जैसे हम उस जगह पर पहुंचे जहां सफाई चल रही थी कि तभी हमने वहां पर देखा कि एक बहुत ही पुराने जमाने की पीतल की मटकी जमीन में दबी हुई थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो वो मटकी खजाने से भरी हुई है। मैंने कुछ मजदूरों को उसे निकालने के लिए कहा और मटकी के पास जैसे खुदाई की तो एक काला सांप उस मटकी के पास से निकला। इससे पहले कि वो मजदूर कुछ कर पाता कि उस सांप ने तुरंत उस मजदूर को डस लिया और हमारे सामने कुछ ही क्षणों में उस मजदूर की मौत हो गई। हमें इतना भी वक्त नहीं मिला कि हम उस मजदूर को अस्पताल ले जा सके। उस आदमी की मौत से हम सभी लोग
भयभीत हो गए कि आखिर ऐसा कौन सा वो सांप था जिसके काटने से तुरंत ही उस मजदूर की मौत हो गई। अभी हैरानी से हम सब उस आदमी की तरफ देख ही जा रहे थे कि तभी उसी नहर के पास हमारे गांव के पुजारी आ पहुंचे। उस मटकी और लाश को देखते ही वो पुजारी भयभीत हो गए। गांव वालों का उन पुजारी जी को लेकर ये धारणा थी कि गांव में आने वाला संकट इन्हें सबसे पहले पता चल जाता है। उन पुजारी जी ने डरी आवाज में हमें चेतावनी देते हुए कहा, ये काम इसी क्षण बंद करना होगा, नहीं तो आगे इस पूरे गांव पर बहुत बड़ा संकट आएगा। हम सब उनकी बात सुनकर हैरान थे कि ये बोल क्या रहे हैं कि तभी उनकी नजर उस नहर में पड़ी उस मटकी पर गई, जिसे देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो साधारण मटकी नहीं थी। उन्होंने हम सबसे कहा कि इस मटकी को कोई हाथ मत लगाना, ये आम मटकी नहीं है। इतना कहकर वो अपने गांव के स्थान की ओर निकल पड़े। हम उन पुजारी जी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। हमने उसी क्षण काम बंद कर दिया और उस आदमी की लाश को लेकर अपने गांव लौट आए। अभी एक दिन पहले ही मेरे पड़ोस में रमेश की मृत्यु हुई थी और आज इस आदमी की मौत हो गई। गांव में पूरी तरह दहशत का माहौल बना हुआ था। मैं उस पुजारी की बात से हैरान था। बहुत ही मुश्किल से मेरी वो रात गुजरी। फिर अगली सुबह मेरे गांव के प्रधान मेरे घर के बाहर एक बार फिर कुछ लोगों को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि हमें जल्दी उस नहर के काम को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी मामला है। यूं ही अंधविश्वास की बातों से हम काम को तो नहीं बंद कर सकते। तभी मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा उचित समझे। और एक बार फिर जैसे हम उसी नहर के पास पहुंचे कि तभी हमारी नजर उस मटके के पास पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर हमारा कलेजा हिल गया। दरअसल हमने देखा कि उस नहर से वो पीतल का मटका गायब था और उसी मटके की जगह पर गांव के उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर फौरन ही हमने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी और मौके पर ही पुलिस कर्मचारी नहर के पास पहुंचे। गांव वालों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मौत का ये सिलसिला अब जाहिर हो चुका था। बीते पिछले 3 दिनों में 3 मौतें लगातार हो चुकी थी। पूरा गांव भयभीत था। मेरे दिमाग में अब तमाम सवाल चल रहे थे कि तभी मुझे ख्याल आया कि हमारे गांव के पुजारी ने उस मटके को छूने से मना किया था। मैं तुरंत ही उन पुजारी की ओर निकल पड़ा और जैसे ही मैं गांव के किनारे माता के स्थान पहुंचा तो मुझे वो पुजारी जी दिखे। तभी मैंने उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगा कि महाराज, आखिर उस मटकी में है क्या? और आज उसी मटकी के पास एक आदमी की लाश मिली और वो मटकी वहां से चोरी भी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उस पुजारी ने मुझे बताया कि जब तक उस मटकी को उस स्थान पर गाड़ नहीं दिया जाता तब तक ये मौतों का सिलसिला नहीं थमने वाला, और जिसने भी उस मटकी की चोरी की है उसकी मृत्यु तय है, क्योंकि वो कोई साधारण मटकी नहीं बल्कि एक श्रापित मटकी है। जब तक कि वो मटकी जमीन के ऊपर है और जहां भी है तब तक उस मटकी के आसपास के लोगों की मौतों का सिलसिला नहीं थमने वाला। दोस्तों, मैंने थोड़ी हैरानी से उन पुजारी जी से पूछा, आखिर इस मटकी का रहस्य क्या है? आखिर क्यों इसके छूने से लोगों की मौत हो जाती है? और अगर छूने मात्र से किसी की मौत हो भी जाती है तो उस मटकी को उसके स्थान पर पुनः स्थापित कौन करेगा? मेरी बात पर उन पुजारी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, मैं इस मटकी का पूरा रहस्य बताता हूँ, लेकिन ध्यान रहे आने वाली अमावस्या की रात से पहले पुनः उस मटकी को उसके स्थान पर स्थापित करना होगा, वरना वो जाग उठेगी और उसके बाद कोई नहीं बचेगा। और आगे बताते उन पुजारी जी ने कहा, जहां तक मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने बताया है उस मटकी का रहस्य कई पीढ़ी पुराना है। जब मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं था उस वक्त इसी गांव में दिन प्रतिदिन हर घर से एक एक लोगों की मृत्यु होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन मौतों के पीछे का कारण क्या है। पूरे गांव वालों की रातों की नींद उड़ गई थी कि तभी एक दिन आधी रात एक औरत उसी बगीचे की ओर कुछ लोगों को जाती दिखी। उन लोगों ने उस औरत का पीछा किया तो उन लोगों ने उस औरत को तंत्र क्रिया करते हुए देखा, जिसे देखते पूरे गांव वाले आक्रोश में आकर उस औरत को मारने जा पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि उस डायन ने उसी मटके में अपना खून जमा किया था और हर अमावस की रात को वो किसी जानवर की बलि देकर उनका और अपना खून उसी मटकी में जमा किया करती थी। गांव वालों को लगा कि गांव में जितनी भी मौतें हो रही हैं इसी औरत की वजह से है। आक्रोश में आए गांव वालों ने उस औरत को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया और आखिर में मरते वक्त उस औरत ने गांव वालों को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुम सभी गांव वाले बिना किसी दोष के मुझे मार रहे हो तो मैं श्राप देती हूँ, मेरे खून से सना ये मटका जहां भी होगा
उसके आसपास के लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। इतना कहने के पश्चात उस औरत की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उस मटके में उसी की अस्थियां भर के गांव के किनारे उसी नहर में पूजा करके स्थापित कर दिया गया। लेकिन गांव के लोगों को मौत के पीछे आखिर क्या उसी औरत का हाथ था, या बिना मतलबी गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने उस औरत को मार दिया, ये किसी को नहीं पता। तभी मैंने अपने गांव के पुजारी जी से कहा, लेकिन हम मटके को ढूंढेंगे कैसे? मेरी बात पर उस पुजारी ने बताया कि वो मटका जहां भी होगा उसके आसपास किसी न किसी की मृत्यु जरूर हो जाएगी। मैं इतना सुनते ही बुरी तरह डर गया। शाम होने को आई थी और मैं उसी मटके के ख्याल में डूबा हुआ अपने घर की ओर ही लौट रहा था कि तभी कुछ लोग मेरे बगल से होकर गुजरे, जिनके बात करते वक्त मुझे उनके कुछ शब्द सुनाई दिए। अब तो माला माल हो जाएगा, बड़ी मछली उसके हाथ लगी है। इतना कहते हुए मेरे सामने से गुजर गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर मैं अपने घर आया और इसी ख्याल में डूबा था कि क्या सच में आज के ज़माने में श्राप जैसा भी कुछ होता है या इसके पीछे किसी की साजिश है। मैं खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया और अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि एक और आदमी की मेरे गांव में मौत हो चुकी थी, जिसका कारण मुझे उस मटके और उसके श्राप को लेकर जो ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे वो सच साबित होने लगे थे। अब गांव में धीरे धीरे उस मटकी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि इन मौतों के पीछे का कारण उसी मटकी का श्राप है, तो कुछ का मानना था कि ये कोई षड्यंत्र है। मैं अपने गांव के प्रधान से इसी बारे में बात करने जा पहुंचा कि कुछ दिनों तक काम बंद कर देना चाहिए और उस मटकी को ढूंढकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। तो मेरे गांव के प्रधान ने मेरा मुंह पर ही मजाक बना दिया कि तुम किस अंधविश्वास में पड़े हो, ये श्राप जैसा कुछ नहीं होता। आज के जमाने में कहाँ कुछ होता है, इन सब बातों की चिंता छोड़ो। सरकारी काम है, पहले उसे पूरा करना होगा, नहीं तो आगे कार्रवाई भी हो सकती है। मैं मुंह लटकाए अपने घर लौट आया और अगले दिन हम एक बार फिर उसी नहर में कुछ लोगों को लेकर सफाई और खुदाई का काम करने जा पहुंचे। दोपहर का वक्त था, सब डरे हुए काम कर रहे थे और आज अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई थी। हमारे साथ गांव के प्रधान भी मौजूद थे। नहर की कुछ दूर साफ सफाई करने के बाद जिस जगह वो मटका हमें दिखा था वहां खुदाई होना शुरू हुई थी कि तभी गांव से प्रधान के पड़ोसी दौड़ते हुए हमारे पास आए और घबराई हुई आवाज में उन्होंने प्रधान से कहा, प्रधान जी, आपके लड़के का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही उस प्रधान के तो पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर की ओर दौड़ पड़े और उनके पीछे पीछे हम लोग भी चल पड़े। जैसे प्रधान के घर हम पहुंचे तो हमने देखा कि उनके लड़के की लाश बहुत ही बुरी तरह से कटी हुई पड़ी थी। प्रधान के 2 लड़के थे, जिसमें एक बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था और एक की उम्र 16 साल की थी। तभी गांव के सभी लोग पूरी रात प्रधान के घर के पास ही रुके हुए थे, ये सोच कर कि सभी गांव वाले एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सभी गांव वालों के एक साथ होने के बावजूद भी उन लोगों की मृत्यु हो जाती जो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। अब धीरे धीरे एक एक करके रोजाना किसी न किसी की मौत हो रही थी। दोस्तों, मौतों का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। आखिर में पूरे गांव वाले गांव के मंदिर पर रहने वाले उन पुजारी के पास गए और इस समस्या के समाधान के लिए उन पुजारी जी से पूछने लगे। उन पुजारी जी ने पूरे गांव वालों से बताया कि जब तक उस मटके को पुनः उसी जगह पर स्थापित नहीं कर दिया जाता तब तक ये मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आखिर में इस पूरे गांव का नामो निशान मिट जाएगा। पुजारी जी की बात सुनकर गांव वाले और भी ज्यादा घबरा गए। अब एक एक करके गांव के हर घर की तलाशी ली जाने लगी कि शायद किसी न किसी घर में वो मटकी मिल जाए। अब धीरे धीरे एक एक करके हर घर की तलाशी ले जाने के बाद भी गांव वालों को मटकी नहीं मिल रही थी। अब मात्र कुछ ही घर शेष बचे थे जिनकी तलाशी नहीं ली गई थी और वो घर था प्रधान का। उस मटकी को ढूंढते हुए शाम हो गई, लेकिन अब तक वो मटकी हमारे हाथ नहीं लगी थी। फिर आखिर में निराश होकर हम प्रधान के घर की तलाशी लेने गए, लेकिन प्रधान ने हम सभी गांव वालों को उसके घर की तलाशी लेने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण हमें प्रधान पर शक हो गया। और जैसे हम उसके घर की तलाशी लेने उसके घर के अंदर पहुंचे तो उसकी पत्नी रोते हुए कहने लगी, आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो श्रापित मटकी कहाँ है। इस श्रापित मटकी की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। और जैसे हम सब लोग प्रधान के घर के पीछे उसके आंगन में पहुंचे तो वो मटकी वहीं पड़ी हुई थी।
जिसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि अभी उस मटकी को खोला नहीं गया था। हम सब वहीं उस मटकी को छोड़ उन पुजारी जी के पास पहुंचे, क्योंकि उस मटकी को छूने की हिम्मत किसी भी गांव वाले में नहीं हो रही थी। हम सब गांव वाले उस पुजारी को लेकर प्रधान के घर उसी मटकी के पास पहुंचे, जिसे देखते पुजारी जी ने कहा, अब इस वक्त इस मटकी की स्थापना नहीं हो सकती। अगली सुबह की पहली किरण के साथ हम इस मटकी की स्थापना पुनः उसी नहर में करेंगे। पूरी रात हम उसी प्रधान के घर बैठे रहे और सुबह होते हमें पता चला कि हमारी भीड़ में एक आदमी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। उन पुजारी जी ने अपनी इष्ट माता के मंदिर से लाल रंग की चूनर में लपेटकर उस मटकी को उस स्थान पर ले जाकर कुछ मंत्र उच्चारण के पश्चात जमीन के अंदर उस मटके को गाड़ दिया, जिसके बाद गांव में मौतें होनी एकदम से रुक गई। लेकिन उस मटकी को स्थापित करने से कुछ ही महीनों बाद रहस्यमय तरह से उस पुजारी की भी मौत हो गई, जिसने उस मटकी को वहां स्थापित किया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी वो मटकी उसी नहर के नीचे दबी किसी इंसान के स्पर्श का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।